कल 10 दिसंबर को ठीक 11 बजे शोकोद्गार से शुरू होगा। उससे पहले कि मैं विधानसभा के बारे में आप सभी से विस्तार में बात करूं, सर्वप्रथम जो पिछले कल कन्नूर तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हमारे बहादुर जनरल श्री विपिन रावत जी जो सीडीएस थे, उनका उस दुर्घटना में देहावसान हुआ। उस हेलीकॉप्टर में 13 लोग थे, अधिकतर की मृत्यु हो गई, 11 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है और शेष उपचाराधीन है। दूसरा, यही हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर के श्री विवेक जो जनरल साहब के जो आदरणीय सीडीएस थे, उनके पीएसओ, उनका भी देहावसान हुआ है। तो सबसे पहले आपसे बात करने से पूर्व मैं ऐसी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं और भगवान शोक संतप्त परिवारों को हिम्मत दे, इस दुख भरी घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा है कि कल प्रातः 11 बजे शीतकालीन सत्र का शुभारंभ होगा। आपसे मिलना जुलना होता रहता है क्योंकि मैं भी इसी जिले से संबंध रखता हूं, परंतु आज मिलने का जो एक तात्पर्य हेतु है वो ये है कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण ये शीतकालीन सत्र नहीं हो सका। उस सत्र का समय निर्धारित कर दिया गया था, समय कार्य दिवस भी निर्धारित कर दिए गए थे, परंतु कोरोना के मामले बढ़े तो उसको स्थगित कर दिया गया था। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये जो विधानसभा यहां पर बनी है, ये धौलाधार पर्वत के अंचल में बहुत ही रमणीक स्थान पर बनी है और शिमला के उपरांत यहां इस स्थान पर मुझे सिर्फ यही कहना है कि बहुत से विषयों पर यहां पर विस्तार से चर्चा होगी और प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रस्ताव आएंगे, कानून बनेंगे। ये सत्र 15 तारीख तक चलेगा। इसमें 5 कार्य दिवस हैं और 14 तारीख को प्राइवेट मेंबर ऐसा निर्धारित किया गया है, एक दिन का गैर सरकारी सदस्य दिवस उसमें कार्य दिवस में निर्धारित किया गया है। मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो वर्ष 2005 में धर्मशाला में बचत भवन में कभी शीतकालीन सत्र हुआ था और उसके तदोपरांत यहां धर्मशाला में ये विधानसभा का निर्माण हुआ, बढ़िया सुंदर भवन बिल्डिंग बनी और वर्ष 2006 से निरंतर, पिछले वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर शीतकालीन सत्र का आयोजन यहाँ पर होता है। अब मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना हूँ, मार्च 2020 से लेकर के आज तक अगर मैं कहूं तो उस समय भी बजट सेशन था मार्च 2020 में। कोरोना का डर लोगों में था, खौफ लोगों में था। तो इस विधानसभा सत्र में भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कोविड के नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम अक्षरशः पालन करेंगे।
एक तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि मास्क लगा करके जो भी आगंतुक यहाँ पर आएंगे इस विधानसभा को देखने के लिए या इस विधानसभा की रक्षा सुरक्षा के लिए या आप इस विधानसभा को कवर करने के लिए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से ये संदेश जाएगा कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखेंगे, मास्क लगा करके रखेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे, पूरे इस परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, आपको मास्क दिए जाएंगे, जो विधानसभा के ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको मास्क दिए जाएंगे, सैनिटाइज करने की ऐसे उनको व्यवस्था की जाएगी और जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी थर्मल स्कैनिंग भी वहाँ पर होगी। फुट पैडल ऐसा करके जो सैनिटाइज करने की व्यवस्था है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना कोई ख़त्म नहीं हुआ है। हर दिन हर पल, चाहे वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, हम खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और आजकल एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, ओमिक्रॉन, तो हमें सतर्कता चलाना है। और जो लोग यहाँ पर आगंतुक आएंगे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए, उनको भी एक्सेस यहाँ पर देनी है। तो उस एक्सेस में इन नियमों का पालन अक्षरशः हम यहाँ पर करेंगे, ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा, यानी यहाँ पर आइसोलेशन रूम बनाया जाएगा, तैयार हो चुका है। यहाँ पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर फार्मासिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे। अगर कुछ लक्षण जैसे नज़र आते हैं तो हमने टांडा मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था एडवांस में कर रखी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात रख रहे हैं तो जो प्रेस दीर्घा है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। तो जितने भी प्रेस बंधु हैं जो समाचार पत्रों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, अगर किसी समाचार पत्र के 2 पत्रकार हैं तो एक जाएगा, दूसरा आएगा, यानी निर्धारित होगा। वो पासिस हमारे जिला प्रशासन की ओर से और जो हमारे प्रेस का काम देखते हैं श्री हरदयाल जी इस काम को देखेंगे। और जो हमारे कैमरामैन हैं वो भी निर्धारित किए गए हैं कि वो कितने उस स्थान पर बैठ सकते हैं, जिनको पासिस जारी किए जाएंगे। मेरा आग्रह यही रहेगा कि और वेब पोर्टल के सभी प्रतिनिधियों को गेट नंबर 2, 3 व 4 तक ही प्रवेश दिया जाएगा, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक समाचार पत्र, समाचार एजेंसी का एक समय में एक ही पत्रकार बैठ सकेगा, ये आपके सहयोग से हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रत्येक चैनल का एक संवाददाता ही पत्रकार दीर्घा में बैठ सकेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो विधानसभा है, लगभग इसमें 200 के लगभग लोगों के जो आगंतुक हैं या इस विधानसभा की प्रोसीडिंग को, कार्रवाई को देखना चाहते हैं, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी कोविड के नियमों का हम पूरी तरह से पालन करेंगे और एक निवेदन सभी से करेंगे कि इस विधानसभा के परिसर में बेवजह कोई हजूम ना लगाए। ये इसके लिए हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। जिसको मिलना है मंत्रियों से, माननीय मंत्रियों से मिलना है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है। और दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल सरकार से अपनी दरख्वास्त, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है तो वो आवाज़, वो वहाँ कौन से प्रतिनिधिमंडल कितनी संख्या में मिलना चाहते हैं, वो प्रशासन के माध्यम से और हमारे सचिवालय के माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। पर विधानसभा के इस परिसर में बेवजह हम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना खत्म करें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक शीतकालीन सेशन में माननीय सदस्यों द्वारा
सूचनाएं भेजी गई हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 576 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें क्वेश्चन है तारांकित प्रश्न 388 और अतारांकित प्रश्न जो है वो 188, जो ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु जो हमने भेज दिए हैं और इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु भेजे हैं और कल से उनके उत्तर इस माननीय सदन में प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध तरीके से दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त माननीय ऑनरेबल एमएलएज के द्वारा नियम 62, नियम 101, नियम 130 के अंतर्गत भी 19 सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई और उन सूचनाओं के ऊपर भी जब तक ये सत्र चलेगा हर दिन चर्चा होगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा या कंसर्न जो मिनिस्टर है उनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। कुल मिलाकर के इस सेशन के अगर 576 सूचनाओं का मैंने अवलोकन किया है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कोरोना के उपरांत जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, कोरोना के बाद जो बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हुई है, पर्यटन को लेकर के हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, ऊर्जा नीति को लेकर के हम क्या कुछ और चिंतन कर सकते हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में गन्ना पैदा होता है तो वहां पर कोई इस प्रकार का उद्योग लगाने की बात आई है, जहां पर नवाड़ और पीएमजीएस के माध्यम से सड़कों का निर्माण होता है परंतु गांव में अधिकतर सड़कें बनती हैं, उन सड़कों की मेंटेनेंस को लेकर के भी कोई ये सदन विचार करे, उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा ऐसा करके विषय आए हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उनके अपग्रेडेशन की बात होगी। ऐसा जो चर्चा प्रश्नों या यहाँ पर आई है, यहाँ पेयजल के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, सिंचाई के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, सौर ऊर्जा तथा परिवहन व्यवस्था ऐसी प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के अधिकतर विधायकों ने जहां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को लेकर के प्रश्न रेज किए हैं, वहां पर अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के भी चिंतित रहे और वहां पर भी उन्होंने अधिकतर प्रश्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रमुखता से उजागर किए हैं। ये 13वीं विधानसभा का 13वां सत्र है और अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश में जो 4 उपचुनाव हुए हैं, एक लोकसभा 3 विधानसभा, प्रथम बार चुनाव जीतने के बाद ऐसे तीनों माननीय सदस्य जो हैं इस विधानसभा में पदार्पण करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये सदस्य, जैसे इस विधानसभा की परंपराएं रही हैं, बहुत श्रेष्ठ परंपराएं, यहां की चर्चा जो है वो स्तर की चर्चा रही है, ये माननीय सदस्य जो है इस विधानसभा में अपना रोल, उपस्थिति, अपनी इलाके की, प्रदेश के बारे में चर्चा में हिस्सा लेकर के अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। शुभकामनाएं ऐसे तीनों माननीय सदस्यों को मैं देता हूं। हर किसी को प्रश्न उठाने का उठा सकता है, परंतु हमारे नियम कोई बहुत कठोर और कड़े नहीं होते, परंपराएं हैं। उन परंपराओं को मेरे से पहले भी ऑनरेबल स्पीकर निभाते रहे हैं और इस परंपरा को मैं भी निभाने की सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से मैं अपील के रूप में ये कहूंगा कि वो मुझे सहयोग करेंगे ताकि हम हिमाचल प्रदेश के इस विधानसभा के समय का अधिकतर उपयोग जो है हिमाचल प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए
ले करके जाएंगे, ये मेरा सभी चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शीतकालीन ये जो सत्र है, तपोवन विधानसभा को सजाया गया है, वैसे तो शहर को भी सजाया गया है। अभी हिमाचल प्रदेश में मुझे 2 बहुत बड़े इवेंट करने का मौका मिला। एक तो हिमाचल प्रदेश को 50 वर्ष होने के उपरांत देश के महामहिम राष्ट्रपति शिमला आए थे, और उसमें हिमाचल प्रदेश ने 50 वर्षों में कितनी लंबी छलांग लगाई है, उनकी उपस्थिति में माननीय रामनाथ कोविंद जी ने हमें आशीर्वाद दिया था। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश में कभी वर्ष 1921 में जो है पीठासीन स्पीकर सम्मेलन, जब हम ब्रिटिश हुकूमत के अंडर थे, 1921 में पहला सम्मेलन हुआ तो उसका शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य भी ये हमें हमारे सचिवालय को शिमला में प्राप्त हुआ। लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत करने में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ऐसे विषयों की चर्चा जो है इन पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में होती है, और ये मौका शिमला में विधानसभा सचिवालय में हमें प्राप्त हुआ है। और अभी हाल में ही दिल्ली में जो लोक लेखा समिति है, उसके भी 100 वर्ष पूरे हो गए। लोक लेखा समिति जो है, जैसे विधानसभा एक मजबूत इकाई रहती है, उसी तरह से ये लोक लेखा समिति जो है, ये भी सरकार के द्वारा अलग अलग मदों के लिए जितना पैसा आवंटित किया जाता है, तो उसके ऊपर नजर रखने का एक बहुत बड़ा एक पावरफुल कमेटी है कि कितना पैसा आया, कहां लगा, कहीं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ। तो उस सम्मेलन में भी दिल्ली में हमें हमारी सारी टीम को उपस्थित होने का मौका मिला है। तो उसी कड़ी में ये धर्मशाला में मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्ष ये अधिवेशन विंटर सेशन नहीं हो सका, तो ये अभी कल से विंटर सेशन शुरू हो रहा है। कोशिश करूंगा कि हर कोई अपने विधानसभा प्रदेश को लेकर के मुद्दे उठाएं, पर नियमों की परिधि जहां इजाजत नहीं होगी, मैं करबद्ध उनसे निवेदन करूंगा कि मेरा सहयोग करें, ताकि इस विधानसभा के बहुमूल्य समय को हम हिमाचल प्रदेश की मजबूती के लिए उनके अच्छे विचारों को लेकर के हम ऐसे नियम बनाएं, ऐसी चर्चा करें, ताकि हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़ सके। ये व्यवस्थाएं हैं, मेरे से पहले कोई और था, आज मैं हूं, तो उन जीवित परंपराओं को, श्रेष्ठ परंपराओं को हम आगे ले जाना चाहते हैं। और वो भाषण से नहीं, वो व्यवहार से होता है। वो व्यवहार सभी का मुझे आशीर्वाद, अगर छोटे होंगे बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद, छोटे होंगे तो उनका सहयोग, ये अपेक्षा मैं उनसे करता हूं। आज शाम को भी अपने सर्वदलीय बैठक 3 बजे बुलाई है, तो उसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री आएंगे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन आएंगे, चेतक पक्ष विपक्ष के आएंगे। तो कोशिश करेंगे कि सारे विषय वहां पर हम रखें और बातचीत करें। सभी को रहने की हमने उचित व्यवस्था की है। कुछ सर्किट हाउस में है, कुछ रेस्ट हाउसेज में है, कुछ होटल्स में है। जैसी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आए हैं वो हमारे अतिथि हैं। अतिथि इसलिए कि हमारे विधानसभा के नाते ये मॉरल जिम्मेवारी हमारी बनती है कि कोशिश हो रही है कि सब अच्छा हो, और आपका भी सहयोग हमें मिलता रहेगा। हमारी जो भी यहाँ की प्रोसीडिंग है वो आपके माध्यम से प्रदेश, देश, दुनिया में पहुँचे, ये मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आपसे आज विधिवत रूप से मिलना जुलना हुआ है, और प्रसंग सिर्फ और सिर्फ कल से शुरू होने वाला विधानसभा का सत्र है। आप सहयोग करिए, मिलते रहेंगे। आपको बीच में कुछ मुश्किल आती है तो सेक्रेटरी विधानसभा है, हमारे जो इस प्रेस को देखते हैं श्री हरदयाल जी हैं, आप संपर्क में रहिए, यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, कुल कितने सवाल आए हुए थे विधानसभा में, कितने रिजेक्ट हुए, कि आपने वो संख्या बताई है जिन सवालों को पटल पर रखा जाएगा, लेकिन कुल कितने सवाल आए थे, चाहे वो पक्ष की हो
से हो या विपक्ष की ओर से हो? वैसे तो पांडे साहब जितने प्रश्न आते हैं वो रिपीट ना हो, ये कोशिश करते हैं। रिजेक्टेड लगभग 101। 101। हाँ, 100। क्या उम्मीद है सर कि लगातार विपक्ष वॉकआउट पे उतर आता है, अच्छे से चर्चा नहीं होती है, शिकायत हमेशा से देखी गई है, तो आम जनमानस के सुझावों का ध्यान रखे, उनकी रेवेन्यू का ध्यान रखा जाए, विकास के कार्यों में तेजी से असर हो, विपक्ष वॉकआउट न करे, सदन अच्छे से चले, इसके लिए खास तैयारी क्या है सर और क्या उम्मीद? नहीं, इसमें प्रशासनिक तैयारी कोई अलग से नहीं होती। जो सर्वदलीय बैठक है उसमें स्पीकर की ओर से आह्वान ही किया जाता है। उन्होंने जो ऑनलाइन ऑफलाइन जितने क्वेश्चन भेजे हैं, जितने नोटिस भेजे हैं, उनको हमने एंटरटेन किया हुआ है। अब कौन कब लगेगा उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में तालमेल बिठाया जाए और नियमों की परिधि में उनको हम अपना बात रखने का पूरा समय देंगे, परंतु नियमों की अवहेलना ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, हम सभी के हैं, क्योंकि स्पीकर जो है वो किसी एक दल का नहीं सभी का होता है, इसलिए उनका सहयोग हमें मिले और कोशिश रहेगी कि हमारे व्यवहार के कारण उनको वॉकआउट का मौका न मिले, इतना तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने जैसे कहा कि एक वर्ष के अंतराल के बाद शीतकालीन सत्र जो है धर्मशाला में आयोजित होता है, क्या इसकी भरपाई आगामी बजट सेशन को धर्मशाला में आयोजित कर की जा सकती है? ऐसा है क्योंकि पीठासीन जी अधिकारी जो सम्मेलन था वो किन्हीं अन्य कारणों से शिमला से हुआ, तो क्या इन दोनों इवेंट्स की भरपाई विषय में इस की जा सकती है कि बजट सेशन जो है उसका धर्मशाला में आयोजित हो सके? एक तो मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था, पहले धर्मशाला था, फिर उसको बाद में हमने शिफ्ट शिमला किया। उसका मुख्य कारण ये था कि वर्ष 1921 में फ्रेडरिक वाइट जब नॉमिनेटेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बने थे तो वो अधिवेशन शिमला में हुआ था, इसलिए शताब्दी वर्ष जो है वो भी शिमला में हो, इसलिए उसको शिमला मनाया गया था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वर्ष में 35 सीटिंग जो है हर विधानसभा की, हमारी विधानसभा की कंपलसरी है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम इस 35 सीटिंग के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं, इसलिए कहीं की भरपाई यहां पर हो, मैं ये कहना चाहता हूं ये भरपाई नहीं होती, सीटिंग्स पूरी हो रही हैं और अगले आने वाले दिनों में वर्ष 2023 में पुनः यहां पर सत्र होगा, मानसून बजट शिमला में होता है, ये मैं कहना चाहता हूं। वर्ग यहाँ पर आंदोलन के लिए दीवारों पर भी लेके आ रहे हैं, इस तरह से मैंने जब चाय का मजा लो तो मैंने ये कहा है कि कोविड के नियमों की पालना करना, जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के, उसके लिए आपके माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं, सोशल मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से है, तो कृपया करके आप हमारा सहयोग करें, पॉजिटिव खबर वहां पर आप भेजें और डिस्टेंस झुंड बना करके खड़े ना रहें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, थर्मल स्कैनिंग जो होती है, कई बार हम बहुत भीड़ में होते हैं, नहीं आप कौन होते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो नियमों का पालन मुझे लगता है कि डंडे से नहीं स्वयं से होता है, तो ये मेरी अपील है कि हम इन नियमों का पालन करेंगे। और शिमला में हमने मॉनसून सत्र किया, बजट सत्र किया, तो उस समय तो कोरोना बिल्कुल प्रबल था, अब थोड़ा सा थमा है, रुका नहीं, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उन नियमों का हमने प्रशासन के साथ, विधानसभा सचिवालय के साथ और सरकार के साथ बैठ करके विस्तार में योजना बनाई है। और मुझे इतना ही कहना है कि हमारा सचिवालय है, स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, वो निरंतर इस काम में जुटे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ऐसी कई संस्था है, कई सरकारी कर्मचारी से संबंधित लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्यरत है, लेकिन अलग अलग मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव
मुख्यमंत्री से चर्चा करने है तो उन्होंने एक धमकी दे ही दी है। इसको लेकर के क्या तैयारी है और क्या उन तमाम लोग जो हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों से तपोवन आएंगे उनकी बात क्या सुनी जाएगी या कोरोना का भय दिखा करके प्रशासन का डंडा सामने कर दिया जाएगा? एक तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोरोना का भय अगर होता तो हम आगंतुकों को यहाँ पर आने की इजाजत ही नहीं देते। तो यहाँ पर तो जो अपना कागज पूरा करेगा, पास बनाएगा, वो अंदर इस प्रोसीडिंग को देख सकता है। हाँ, एक निवेदन जरूर है कि वो नियमों का जरूर पालन करें। दूसरा ये आप कह रहे हैं कि कुछ लोग मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो मिलें, रखें। मैं तो सिर्फ अपने इस विधानसभा परिसर की बात करूंगा, जोरावर पार्क से लेकर के और इस पूरे विधानसभा परिसर में इसकी व्यवस्था का जिम्मा मेरा है। अध्यक्ष महोदय, ई अकेडमी की बात पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है, आपने जो कहा वो कहाँ तक सार्थक हुई और क्या है भविष्य में उसकी भावना की है कुछ की यहाँ क्या चीज? अच्छा, ई अकेडमी, हाँ बिल्कुल, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मैंने यही कहा है कि वैसे तो काफ़ी सालों से यहाँ ई अकेडमी, ई विधानसभा खुले, उसके लिए सारी प्रस्तावनाएं भी तैयार हुई हैं और दिल्ली पहुंचाई भी गई हैं। बीच में कोरोना के कारण बहुत सा काम रुका है, पर अभी हमारे सम्माननीय जो स्पीकर हैं उनसे भी लंबी बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में ये काम पूर्ण होगा। हम धर्मशाला में प्रशिक्षण का काम जरूर करवाएंगे। आज ही शुरू कर ये पॉलिटिकल घोषणा नहीं हो सकती, होगा।